बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अपने स्कूल के जिन लोगों को हमने ट्रेंड किया है, उनके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन है, एक दिन में एजुकेशन नहीं आती कभी भी, लेकिन एक दिन जरूर आ जाएगी जब बच्चे की फ्रीक्वेंसी प्रॉपर सेट हो जाएगी। कुछ लापरवाह बच्चे होते हैं जो ठंडा पानी ज्यादा पीते हैं, हमने बोला 3 दिन तक आप भी कोऑपरेट करें बच्चों को कि ज्यादा गर्म पानी का यूज करें। हमारा यहाँ पे एक भाग के अंदर 120 लाख न्यूरॉन सेल होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। बट एक्टिव न्यूरॉन सेल एक 85 लाख न्यूरॉन सेल, एक्टिव न्यूरॉन सेल चाहिए हमें। ठीक है, पता कैसे लगेगा उस चीज का? वैसे तो इस पे आइडिया सा आ गया है कि जिस बच्चे के जितने भी मार्क्स आते हैं तो उस मार्क्स के परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जैसे मैथ में 60% नंबर है तो उसके इस पार्ट में 60 लाख न्यूरॉन सेल है। ठीक है, जो कि बढ़ नहीं पा रहा है उससे आगे। अगर वो चीटिंग कर रहा है तो मैंने बोल दिया कि माइनस करें उसमें से, कि वो अपने ज्ञान से जो लिया है उसने मार्क्स, वो इस पर डिपेंड करता है। ऐसा ही साइंस में, ऐसा ही लैंग्वेज में होता है। उसके बाद ये वाला पार्ट होता है सेंसरी कॉर्टेक्स। ये भाग हमारा हमें अध्यात्म की तरफ लेके जाता है कि हम भगवान के प्रति कितने आस्तिक है, कितना हम भगवान को मानते हैं। तो अगर मानते हैं तो हमारा इस पार्ट के अंदर न्यूरॉन सेल एक्टिव है और 85 लाख एक्टिव है। अगर आपके एक्टिव है 50 लाख, यानी कि 50 लाख से कम एक्टिव अगर है तो वहां पे बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। चाहे वो सब्जेक्ट की बात है, चाहे वो मैथ की बात है, चाहे वो यहाँ की बात है, यहाँ की बात है, 50 लाख न्यूरॉन सेल में करियर बनना बहुत मुश्किल होता है। देन उसके बाद ये वाला पार्ट होता है हमारा राइटिंग का। जितना भी हम हैंड राइटिंग का काम करते हैं, ब्रेन का मोटर कॉर्टेक्स पार्ट हमें अलाउ करता है कि आप यहाँ से लिखिए कुछ। और ये वाला जो पार्ट बच गया आगे वाला, ये आपका फ्रंटल लोब होता है। और ये हम जब 25 साल की उम्र हो जाती है और उससे ऊपर की उम्र में हम फिर कुछ हमारा करियर डिसाइड हो जाता है, फिर हम कुछ भी बिजनेसमैन या एक एम्प्लॉय बन के किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉर्पोरेट सेक्टर में हम जॉब करते हैं, तो सारी की सारी आगे की लाइफ है वो इस वाले ब्रेन के ऊपर डिपेंड करती है। जब कभी इसको मैथ का डाटा की जरूरत पड़ेगी, आप लोग जो भी पढ़ाते हो बच्चों को, इस ब्रेन का ज्यादा से ज्यादा आप यूज करते हैं। ठीक है, ये तो एक ब्रेन की अनाटॉमी है। हम इसमें थोड़ा सा आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से और बताते हैं कि एक बच्चे का, मैं थोड़ा सा एक टैलेंट की हिस्ट्री बताता हूँ। हम टैलेंट कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। हमारा जैसे एक बेबी अगर जब गर्भ में होता है तो 4.5 महीने का जो बच्चा होता है उस टाइम तक दिमाग बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। 4.5 महीने से लेकर 6.5 महीने तक ब्रेन और उंगलियां तो तैयार हो जाती हैं, बट उंगलियों के जो फिंगरप्रिंट है वो फिंगरप्रिंट हमारे 6.5 महीने तक ब्रेन और फिंगरप्रिंट दोनों एक साथ डेवलप होते हैं। ठीक है, एक साथ कैसे डेवलप होते हैं? पहले फिंगरप्रिंट तैयार होंगे और फिंगरप्रिंट के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन के लॉब्स का जो डिजाइन है, ब्रेन के लॉब्स के अंदर न्यूरॉन सेल और आपका नेचर, आपकी इंटेलिजेंस आपके फिंगरप्रिंट पर डिपेंड करती है। इसको और अच्छे शब्दों में बताना चाहता हूं कि जो लोग मंदबुद्धि के होते हैं, कोई भी बच्चा मंदबुद्धि का, डाउन सिंड्रोम बच्चा है, उनकी उसकी उंगलियां जरूर मिलेगी लेकिन आप चेक करना फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा उसको। इसी वजह से फिंगरप्रिंट अगर होते, डॉक्टर लोग जब चेक करते हैं बच्चे को टेस्ट में, अल्ट्रासाउंड में, तो वो लोग उंगली पे फिंगरप्रिंट चेक करते हैं। फिंगरप्रिंट अगर नहीं मिलता तो वो बता देते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है आपका। ठीक है, मैंने ऐसे लगभग 160-70 बच्चे देखे हैं जो कि रेड क्रॉस में जाके देखता हूं मैं, उनके फिंगरप्रिंट नहीं मिलते। फिंगरप्रिंट 4 प्रकार के होते हैं जो कि लावा से डिनोट करते हैं। एल का मतलब लूप, ए का मतलब आर्च, डब्ल्यू का मतलब वर्ल, ए का मतलब एक्सीडेंटल। लावा को डिनोट करते हैं। तो 4 तरह के फिंगरप्रिंट, फर्दर फिर उनके पार्ट होते हैं आगे, तो वो आपको और बताएंगे आगे वाले उसमें स्टडी में। तो कैसे हम फिंगरप्रिंट से भी आइडिया आता है कि ये इंसान के किस नेचर का है, इसमें इंटेलिजेंस है या नहीं है, तो उसके बेस पे एक रिपोर्ट बनती है। रिपोर्ट में पूरी तरह से आपका हर प्रकार का डाटा निकल के आता है। तो ये हमारी फिंगरप्रिंट की कहानी है। एक चीज और बताता हूँ आपको, जैसे बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद आधार कार्ड एकदम नहीं बनाते ना, उसको बेबी ऑफ लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, आपने कभी जाना है इस चीज को? इसलिए लिखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो 3 साल तक 3 बार फिंगरप्रिंट फिर चेंज होते हैं पैदा होने के बाद, और 3.5 साल मैक्सिमम उम्र में फिंगरप्रिंट फिक्स हो जाते हैं। जापान में तो 3.5 साल में आधार कार्ड बन जाता है, लेकिन यहाँ 5 साल बाद उसका नाम लिखते हैं, है ना। तो ये इसी वजह से लिखते हैं कि उसका फिंगरप्रिंट चेंज होने की वजह से, कि इसका फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन चेंज ना हो जाए। देन उसके बाद उसको फिर फिंगरप्रिंट बेस पे परमानेंट आधार कार्ड बना के दे देते हैं।
और ये आधार कार्ड की जो टेक्निक है ये जापान से ही आई थी। ठीक है, कि यूनिक आईडी, हमारी फिंगरप्रिंट और हमारा जो कॉर्निया है ये दुनिया में किसी इंसान से नहीं मिल सकता। बट एक अभी एक्सेप्शनल केस आया है मेरे सामने कि अभी 2 महीने पहले एक न्यूज आई थी कि 2 जुड़वा भाइयों के फिंगरप्रिंट सेम है कानपुर में। ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि 2 भाइयों के फिंगरप्रिंट सेम है, लेकिन दुनिया में पहला ऐसा केस आया है कि 2 कैंडिडेट कोई भी जुड़वा भाई भी हैं तो भी उनके फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते। बट ऐसा एक्सेप्शनल केस एक आया है अभी जस्ट। तो इसमें फिंगरप्रिंट हमारे सबके अलग मिलेंगे, हमारे बच्चों के, हमारे पेरेंट्स के, सबके डिफरेंट मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आगे बात करते हैं कि जैसे ये है हमारा ब्रेन, लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन जो होता है ये 50 से अबो काम करता होना चाहिए और राइट हमारा 50 से नीचे होना चाहिए। रीजन, अगर ये 50 से ऊपर होगा लेफ्ट तो पढ़ाई में मन लगेगा, और अगर ये 50 से नीचे होगा तो ये 50 से ऊपर आ जाएगा, तो ये बच्चा मोबाइल ज्यादा देखेगा। ठीक है, इसी वजह से बच्चे का इंटरेस्ट, जिस ब्रेन का ज्यादा परसेंटेज है वही बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट है। ठीक है, तो किताब छोड़ के भागता बच्चा तो मीन्स उसका राइट ब्रेन वो है। इसको बैलेंस करने का भी हमने फॉर्मूला दिया बच्चों का, धीरे 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 वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 72 घंटे का टाइम होता है, उसमें बच्चे जो भी हैं जिन्होंने ध्यान से किया है उसकी रिक्वायरमेंट थी तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको ट्रेंड कर दिया है। देन देखो, हम पैदाइश बच्चे जो होते हैं, हम 3 तरह के लर्नर होते हैं। एक ऑडिटरी लर्नर होते हैं, एक होते हैं हम विजुअल लर्नर, एक होता है काइनेस्थेटिक लर्नर। जो ऑडिटरी होते हैं ना वो बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल बोल के याद करते हैं। हमारे साथ भी होता था ऐसा कि हम थोड़ा सा बोल के याद करते थे, याद हो जाता था। कुछ बच्चे विजुअल होते हैं जो कि चुपचाप याद कर लेते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं होती। कुछ काइनेस्थेटिक बच्चे होते हैं कि क्लास में हल्का सा ना मूवमेंट करेंगे, वो बार बार उनको टोकेंगे तो वो मूवमेंट करेंगे। जैसे वो रोनित था, तो रोनित एक काइनेस्थेटिक बच्चा है, वो रुकेगा नहीं, कितना ही कोशिश कर लो, उसको मौका मिला और हल्का सा फिर मूवमेंट करेगा। तो इस कंडीशन में हम कैसे टीच क्लासरूम को इफेक्टिव बनाए कि उसमें हम ये भी चाहेंगे कि ऑडिटरी बच्चे को भी फायदा हो और विजुअल को भी फायदा हो और काइनेस्थेटिक बच्चे को भी फायदा हो। तो आप लोग कोशिश किया करो, बच्चों को कोऑपरेट करो, कोई बात नहीं, बाई बर्थ है। और हम, हमारा जो नेचर है वो नेचर हो सकता है क्लास में 4 बच्चों के साथ मैच करता हूँ और बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ मैच ना करता हो, तो हम उनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर भी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब है कि पोलाइटली काम लीजिए। कई बार हम हाइपर होकर के है ना बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग खराब कर लेते हैं। तो आप उसके इसमें है ना, जब लर्निंग की बात आती है कि बच्चा याद करता है, तो आप उसमें आप आपको 2 दिन देता हूं मैं। एक दिन आप सभी बच्चों को ये बोलो कि कोई भी बच्चा बोल के याद नहीं करे, किसी की सांस के अलावा आवाज नहीं आनी चाहिए, तो आप याद करें पूरी, मतलब साइलेंस क्लास के अंदर। आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नोट करो कि कितने बच्चों ने आपको सुनाया है। एक दिन अगले दिन दे दिया मैंने आपको, या फिर सेम क्लास की बात करेंगे, सेम रेशियो बनाएंगे टुडे का और टुमारो का। ठीक है, अगले दिन आप बोलिए कि आप सारे बच्चे याद करें बट आवाज इतनी हो कि क्लासरूम से बाहर ना जाए, मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो आप देखिए कि आपको अगर यहाँ तक आवाज ऐसा लग रहा है कि साइड वाली क्लास डिस्टर्ब होती है, तो वहां थोड़ा कोशिश करें बच्चा आराम से बोले। तो आप उस केस में आप सेम टाइम और टॉपिक अलग हो, चाहे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे उसे हार्ड भी दे दो, तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल के देख लेना, गारंटी से कहता हूं कि 10-15 बच्चे ऐसे होंगे जो सुनाएंगे आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, ऐसा बाय बर्थ बच्चे का लर्नर स्टाइल होता है, लर्निंग स्टाइल होता है। तो इसमें एक चीज और मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि सेंस ऑफ ह्यूमर को और डिफाइन करते हैं कि आप लोगों का जो क्लासरूम के अंदर क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े नालायक कंडीशन में हम उनको समझते हैं। ठीक है, तो नालायक कंडीशन में हम समझते हैं, तो वो नालायक क्यों हुए? नालायक इसलिए हुए कि हमने उनको नालायक समझ लिया और इग्नोरेंस मेथड अपनाते हैं हम उनके ऊपर कि आप लोग हो ही नालायक, मतलब ये तो है ही नालायक। बच्चे क्या करते हैं, नालायक बच्चों की कंप्लेंट भी करते हैं, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं तो फिर उसमें और हम पक जाते हैं कि ये तो है ही पक्का नालायक। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे बच्चों को थोड़ा सा अगर आप ठीक कर लो, उसमें क्या करो, सेंस ऑफ ह्यूमर में कि आप ऐसे बच्चों के साथ है ना कुछ ऐसे उनको वर्क दिया करो, कुछ ऐसा कि जा बेटा एक बार पानी का गिलास लेके आ मेरे लिए। ठीक है, उस बच्चे को यूं लगेगा कि कहीं ना कहीं है ना मैडम आप, मतलब आपके साथ जो है ना अभी मैम की एक सेंस अच्छी बनती जा रही है, तो उसमें वो अपने आप एक शर्माने लग जाएगा कि यार तू गलत करता है, मैडम तो तेरी इतनी रिस्पेक्ट करती है। तो उसका इंसान कब समझता है? जब उसको ठोकर लगती है, लेकिन बच्चा तब समझता है जब उसको प्यार मिलता है। ठीक है,
तो वो आराम से आपके साथ बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट कर देगा। और आपका एक स्टाइल होना चाहिए, एलिफेंट एटीट्यूड होना चाहिए आपका, कि आप उसके साथ में एक एलिफेंट एटीट्यूड के साथ में सैंडविच थेरेपी का यूज करो। सैंडविच थेरेपी का मतलब होता है कि एक बार उसको प्यार से, ठीक है, फिर नमक मसाला का यूज करके उसको तैयार करो, उसको थोड़ा हाईलाइट करो बच्चे को, उसको दिखाओ क्लास के अंदर कुछ, ठीक है, कि हाँ तेरी वैल्यू है यहाँ पे। अगर कोई बच्चा उसकी कंप्लेंट बार बार कर रहा है तो उस बच्चे को भी डांटो कि नहीं ऐसा नहीं है बच्चा, ये मेरे को विश्वास है, तो वो बच्चा आपको रिजल्ट देगा 100%। ठीक है, उस चीज पे ध्यान रखें। एक होता है कॉन्फिडेंस, कि आपका कॉन्फिडेंस प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप लोग जैसे कि कॉन्फिडेंस में अगर आते हैं तो बच्चों में भी कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ठीक है, एक होता है नॉलेज, कि आप जब कोई भी चैप्टर आज क्लास में आप पढ़ाने आते हैं तो आपको उसका नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। कई दफा हम क्या करते हैं कि बहुत बिजी शेड्यूल में हम क्लासरूम में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि हम चीजों को क्लास में आके बुक्स को उठा के 10 मिनट हम देखकर फिर बच्चों को बोलते हैं हाँ बेटा यस आज अभी ये चैप्टर कराएंगे। तो वहां पे क्या होता है कि आपके सामने 40 या 50 चेहरे बैठे होते हैं और उनके दिमाग में अलग अलग भावनाएं जाती हैं कि मैडम तो अभी यहाँ आके याद कर रही है, या सर तो यहाँ आके पढ़ रहा है। आपके ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप एक चैप्टर में जब भी आपको लगता है कि नया चैप्टर स्टार्ट करना है तो घर से एक ओवरव्यू बना के लेके आओ चैप्टर का। जैसे कि रिप्रोडक्शन कराना आपको या ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाना है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में 10-15 लाइन मौखिक तौर पे तैयार करके लेके आओ। और क्लास में आते ही बच्चों को बोलना है कि टुडे वी विल डिस्कस ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक, बट बुक्स बंद रखें। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक किसने स्टार्ट किया था, इसके मतलब इसके जनक कौन थे, और ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये आपका फार्मूला है, इसमें इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिक यूज होती है। तो आप एक बच्चे का भी ओवरव्यू तैयार करो और बच्चे को बोलो कि 5 मिनट मैंने जो बताया है 2 मिनट तू भी बता दे मेरे को 5-4 लाइन की मैंने क्या बोला आपके सामने। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, जैसे मेरे जैसे पेरेंट्स होते हैं, तो मैं अपने बच्चों से डेली पूछता हूँ बेटा आपने हिंदी में क्या पढ़ा मुझे क्लियर बताओ आज। ठीक है, कुछ लोग पूछते हैं कि स्कूल कैसा रहा, स्कूल अच्छा रहा, बच्चे ने बोल दिया बात खत्म। मैं कहता हूँ हिंदी में क्या पढ़ाया, इंग्लिश में क्या पढ़ाया, मैथ में क्या पढ़ाया, संस्कृत में क्या, जो भी सब्जेक्ट होते हैं। 3rd क्लास का बच्चा है और एक डायरी मेंटेन कर रखी मैंने। आप अपने बच्चों के लिए भी लागू कर सकते हो और बच्चों को बता भी सकते हो जो पढ़ाते हो। एक डायरी पेरेंट्स की, एक डायरी बच्चे की। बच्चा भी पूछे आपका डेली रूटीन कि मम्मी आपका डेली रूटीन लिखो इसके अंदर, और बच्चा साइन करे उस पर। और आप भी अपनी डायरी रखो, बच्चे से पूछो। स्कूल की डायरी अलग है कोई बात नहीं, बट ये सारा 15 मिनट का खेल है। 15 मिनट में क्या होगा, 10 मिनट बच्चा लेगा, 5 मिनट आप लोगे। ठीक है, कि जो भी बच्चे का रूटीन था वो आप डायरी में लिखो, आपने इसमें क्या पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है। एक तो बच्चा अटेंटिव रहेगा कि हाँ शाम को डायरी में नोट करना मुझे। और एक कोई भी बच्चा एक दिन में इंटेलिजेंट नहीं होता, उसको डेली एक हैबिट बनानी पड़ती है। और एजुकेशन को जब तक आप हैबिट नहीं बनाओगे, कि जैसे हम ब्रश करते हैं ना डेली, ठीक है, नहाते हैं डेली, डेली कपड़े चेंज करते हैं, तो ऐसे एक अपनी एजुकेशन को हैबिट बनाना पड़ता है, तब जाके एजुकेशन में लोग बुलंदियों को छूते हैं, तब जाके वो आईएएस अफसर बनते हैं। हम क्या करते हैं, देखो बच्चे पे पूरा फोकस करते हैं, 10th-12th करा दी रुपए है या सीएलसी है या जो भी है प्रिंस है, तो वहां पे क्या है कि मैं सच बता रहा हूँ, इस स्कूल का रिजल्ट उस उन अकेडमियों से टॉप मानता हूं मैं, कि यहाँ 40% बच्चे कामयाब होके जाते हैं, लेकिन वहां से 18% बच्चों का भी रिजल्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि बच्चों का वहां जो सिनेरियो है वो फोबिया में है, वो डर में जी रहे हैं बच्चे, वहां पे डर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बच्चे को यहाँ से हम घर से है ना गाड़ी में छोड़ के आते हैं, 2 साल बाद बच्चे को फोन करके बोलते हैं बेटा कोई ट्रेन पकड़ के आ जाना हमारे पास पैसे नहीं है। 2 साल बाद भी सक्सेस नहीं होती तो ज्यादातर केस में बच्चे बैग उठा के वापिस आते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये रहती है कि अगर बच्चे को हम एक ओवरव्यू तैयार करा के पढ़ाते हैं तो बच्चे का पूरी तरह से अच्छे लेवल पे सिलेबस तैयार होता है। दूसरा, जो डायरी मेंटेन करते हैं तो उससे बच्चा डेली रूटीन में सब्जेक्ट वाइज अवेयर रहता है, क्लास में भी ध्यान देगा कि हाँ मुझे क्लास में जो पढ़ा है मैंने वही चीज मुझे डायरी में लिखना है। एक ओवरव्यू में 2 लाइन लिखवा लो मैथ की कि क्या पढ़ा मैथ में, ये चैप्टर था, इसमें कोई खास बात बताओ, ये था। ठीक है, तो आप डेली रूटीन में अपनाओ। अगर बच्चा आपका यूपीएससी क्रैक ना करे तो मेरे से बात कर लेगा। ठीक है, यूपीएससी ही अपना लास्ट ड्रीम मानते हैं, उसके बाद तो चलो एक इंसान बचता है कि बनना, कि वो भी मिल गया तो लास्ट एंड फाइनल वी वांट टू बिकम ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, बस वही बचता है, वो बाद की बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान दें उन चीजों पे। तो हमारी लर्निंग स्टाइल का मैंने आपको बता दिया है,
देन उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे 4 लेवल होते हैं। हमने देखो लेवल, एक लेवल का तो हमें पता है कि हमारा एक आईक्यू होता है, ठीक है। आईक्यू लेवल जो होता है क्या काम करता है आईक्यू? आईक्यू सिर्फ, आईक्यू का एक ही काम है, आईक्यू कभी पढ़ने में हेल्प नहीं करता करता आपको। आपको आईक्यू एक चीज में हेल्प करता है, जो आपने पढ़ा है और जो न्यूरॉन सेल ने अपना डेटा स्टोर किया है, उस डेटा को लंबे समय तक उसको मेमोरी में रखना। आईक्यू का काम यही है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड का काम है बॉडी में एनर्जी पैदा कराना, ठीक है। ब्लड जो होता है, ब्लड आपको, जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, या मैं देख रहा हूँ, या मैं सुन रहा हूँ, तो ये डिवाइसेस है ना जितने भी सारे, इनके अंदर ब्लड सप्लाई करना मतलब आपके अंदर एनर्जी पैदा कराना, ठीक है। तो इसमें क्या रहते हैं कि जो ब्लड बनाने का काम है वो हमारा जैसे हार्ट का रहता है, प्योरीफाई करके और ब्रेन में भेज देते हैं। और ब्रेन के अंदर ब्लड कहाँ जाता है? ब्रेन के अंदर ब्लड प्रॉपरली, मैंने आपको बताया था जो साइंस का पार्ट है ना, उसी पटल पार्ट है, जस्ट उसके नीचे एक थैली होती है, जो हम बोलते हैं ना हमारे अंदर 11 ग्राम खून है, 12 ग्राम खून है, उस थैली में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और वहां से क्या करता है ब्लड, पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वहां पे उनको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो भेज देते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट का पैसा डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग जगह जाता है, वो वहां जाके काम करते हैं, उसमें वो कंस्ट्रक्शन का पैसा भी हो सकते हैं, वो वेलफेयर का पैसा भी हो सकता है। तो इस टाइप से हमारा पूरा ब्रेन ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी को, ठीक है। यानी ब्रेन से ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो हम इतना जानते हैं कि आईक्यू लेवल जो होता है ना, आईक्यू का काम पढ़ाई करने का है, बट एक अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा जरूरी नहीं कि उसका नेचर और बिहेवियर अच्छा हो। तो हमारा दूसरा लेवल होता है आईक्यू का। मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ कि हमारा एज पर साइकोलॉजी आईक्यू लेवल होना चाहिए 90 प्लस, बट 110 तक बहुत अच्छा आईक्यू मानते हैं एज पर साइकोलॉजी। बट हमारा एक अलग से रिपोर्ट बनती है बच्चे की, और रिपोर्ट हम फिंगरप्रिंट पे बनाते हैं। 5 साल से लेकर 50 साल तक कोई भी अपनी रिपोर्ट रेडी करा सकता है। और रिपोर्ट में मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि 4,500 बच्चों की रिपोर्ट में कर चुका हूँ हरियाणा में। जितना आप लोग बच्चे के बारे में जानते हैं उससे ज्यादा मैं बता सकता हूँ कि बच्चे का नेचर कैसा है, इसका सब्जेक्ट प्रॉपर बेस्ट कौन सा है, किस सब्जेक्ट में वीक है बच्चा। इतना ही नहीं, मैं 5 करियर दे दूंगा निकाल के कि ये करियर नंबर 1, 2, 3, 4, इनके अलावा 5 के अलावा छठे पे जाओगे तो बच्चा कामयाब नहीं होगा। जैसे हम कई बार अपनी पॉलिसी बनाते हैं पेरेंट्स, जैसे कि हम अपने अकॉर्डिंग बच्चों को करियर बनाना चाहते हैं कि बच्चा तो कुछ और चीज के लिए बना है, हम जबरदस्ती उसको हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इन सब चीजों का जुगाड़ किया हमने, इन चीजों के ही लिए किया है कि आज पेरेंट्स अपने बच्चे का करियर, अपने खुद का करियर तो उसका बना नहीं डॉक्टर बनने का, तो अपने बच्चे को इम्पोज कर रहा अपना करियर कि हाँ तू बन के दिखा डॉक्टर, मेरा ड्रीम था। तो अपने ड्रीम्स बच्चों को मत दीजिए, बच्चों को पहचानिए, बच्चे के ये चेक करिए कि कौन से ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल बेस्ट हैं, चाहे वो एक डिजाइनर क्यों ना हो, ठीक है, या वो कोई कलाकार क्यों ना हो। म्यूजिक सेक्टर के अंदर भी लोग बहुत पैसा कमाते हैं, आपने देखा म्यूजिक इंडस्ट्री में कितना पैसा है, ठीक है। शाहरुख खान के पास कितना पैसा है, सलमान खान के पास कितना पैसा है, ठीक है। तो हम कई बार टैलेंट पहचान लेते हैं कि जैसे कि भाई रानू मंडल थी, ठीक है, वो एक रेलवे स्टेशन पे गाना गा रही थी, वहां से उसको देखो कहां से किस स्टेज पे लेके गए। तो धीरे धीरे चीजें ऐसे बच्चों को परखो आप कि बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, ठीक है। तो जापान में ऐसा होता है कि बच्चे की रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट के बाद बच्चे को उसी सेक्टर में भेजते हैं जहाँ पे बच्चे का करियर फाइनल डिसाइडेड है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा जो आईक्यू है ये 25 से ऊपर सभी का होना चाहिए। 18 से ऊपर तो मस्ट है, 18 से नीचे तो मंद बुद्धि का बच्चा होता है, लेकिन 25 से ऊपर कामयाब होने के लिए 25 से ऊपर चाहिए, ठीक है। और कम है तो उसकी भी प्रॉपर आज के दिन ट्रेनिंग आ चुकी है बड़े अच्छे लेवल पे। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिएटिव इमोशनल क्वोशेंट, ईक्यू लेवल है ये इमोशनल क्वोशेंट जो होता है ना, ये 20 से ऊपर होना चाहिए। अगर 20 से नीचे है तो आप कभी भी किसी के साथ आपकी नहीं बनेगी, ठीक है। हम कहते हैं ना कि लड़ना झगड़ना, हम किसी पे विश्वास नहीं करते, तो इमोशनल क्वोशेंट उनका 20 से नीचे होता है। 20 से ऊपर होगा तो वो सबके साथ एडजस्ट कर लेता है, एडजस्टेबल होता है, ठीक है। फिर होता है क्रिएटिव क्वोशेंट। ये क्रिएटिव क्वोशेंट दो जगह काम आता है, एक तो बिजनेस में काम आता है, ये 25 से ऊपर होना चाहिए। 25 से ऊपर अगर है तो एक तो है ना यहाँ आके, जैसे कि मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मेरी प्रेजेंटेशन बहुत परफेक्ट जा रही है, मुझे पता है कि मैं जो समझा पा रहा हूँ, तो ऐसा कोई भी बच्चा या कोई भी स्टाफ मेंबर मुझे नहीं समझ पा रहा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, मेरा सीक्यू खुद 29 है। तो ये हमेशा 25 से ऊपर होना चाहिए।
लेकिन 27 से ऊपर है तो एक अच्छा वक्ता, अच्छा एंकर बन सकता है। और आज के जमाने में बताऊं मैं, अनपढ़ लोग, वैसे 10वीं 12वीं पास लोग जो सोशल मीडिया पे जाके अपने सोशल मीडिया पे चैनल बना रखे हैं, वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। और जितना ज्यादा आप माइक पे बोलोगे, जितना ज्यादा आप वीडियो बनाओगे आप अपनी, उतना ज्यादा आपका एक्सेंट चेंज होगा। आप किसी भी यूट्यूबर का या किसी का भी चैनल देख लो, उसकी पहली वीडियो देख लो कहाँ स्टार्ट हुई थी, और वो आज 100 वीडियो बना चुका है, उसका एक्सेंट कितना चेंज हो गया है। तो आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप अपने बच्चों की डेली वीडियो बनाया करो, आप अपनी भी बनाया करो। अगर आप एक अच्छा डिलीवर मतलब वक्ता बनना चाहते हैं, एक अच्छा एंकर बनना चाहते हैं, ठीक है, आप शीशे के आगे खड़े होकर बनाओ या बच्चे को दो आपकी वीडियो बनाए। आप मान के चलो, मैंने आपको बोला कि एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन, या तो आपने ट्रिग्नोमेट्री कराना है, या इंग्लिश के अंदर मतलब कि कोई भी चैप्टर कराना, प्रेपोजिशन कराना है, या हिंदी में कोई आपने व्याकरण कराना है, तो आप अपने बच्चों को बोलोगे कल मुझे ओवरव्यू देना है, तो आप मेरी 2 मिनट की वीडियो बनाओ, मैं एज इट इज बताऊंगी बच्चों को जाके। तो आप उसका और भी आपका निखार आएगा उन चीजों में, ठीक है। धीरे 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 एक बहुत अच्छे टीचर आप बन सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने बच्चों को और क्लास स्कूल के बच्चों को और अच्छे बुलंदियों को छुआ सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा होता है, ये हमारा 25 से ऊपर होना चाहिए, 20 से ऊपर होना चाहिए, 18 से ऊपर, ये 25 से ऊपर बेस्ट होता है, ये 27 से ऊपर बेस्ट होता है, ये 27 से ऊपर, ये 25 से ऊपर बेस्ट होता है, ये 27 से ऊपर बेस्ट होता है, ठीक है। और ये एक एडवर्सिटी कोशेंट है। ये आज के जमाने में जो बच्चे सुसाइड करते हैं, हमें आइडिया नहीं आता कि बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं। जिन बच्चों ने, हमारे स्कूल में ही एक प्रिंसिपल के साथ कुछ हादसा किया था, तो मैं बताता हूँ ये क्या होते हैं। जो बच्चे सुसाइडल केस होते हैं, वो एडवर्सिटी कोशेंट उनका 15 से नीचे होता है। 15 से नीचे होगा एडवर्सिटी कोशेंट, तो बच्चा नेगेटिव थिंकर होता है 100%। उसके दिमाग में आप उसको जलेबी भी दोगे तो भी उसको कड़वी समझेगा वो, ठीक है। आप उससे बात करोगे काम की, तो हमेशा सोचेगा ये अपने फायदे की बात कर रहे हैं, तो कभी नहीं मानना उसने किसी की। नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। अभी पेरेंट्स की एक नई समस्या और बता रहा हूँ आपको, कि सर ये मोबाइल लेके कुंडी लगा के अंदर बैठता बच्चा। आपके पास आती पीटीएम में ऐसी कोई बात? कुंडी लगा के अंदर बैठता सर, सारी रात नहीं खोलता, रोटी खा के अंदर मोबाइल लेके मम्मी का या पापा का बैठ जाता है, सारा दिन ये वो करता है। नई समस्याएं आने लग रही धीरे धीरे। तो ये एडवर्सिटी कोशेंट की वजह से है, नेगेटिव थिंकर बच्चे। इसका बहुत ही प्रॉपर इलाज है। इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से होता है। जो बच्चे जिनके तरफ फोबिया होता है, जो लाइफ से डरे हुए लोग होते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी हम बचा सकते हैं। एक क्रिमिनल टाइप के बच्चे होते हैं, जो लोग डरते नहीं किसी से भी, वो होते हैं कंप्लाइंट नेचर के लोग। इसके बाद बताता हूँ मैं आपको, वहां पे लेके आता हूँ मैं। हमारे जो है ना, 4 तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक डोमिनेंट, एक इन्फ्लुएंट, एक स्टडी, एक कंप्लाइंट। 4 तरह के लोग पैदा होते हैं इस दुनिया में बस। जिसमें हम बात करें, 37% लोग डोमिनेंट पैदा होते हैं इस दुनिया में, 21% इन्फ्लुएंट पैदा होते हैं, और स्टडी 39 और कंप्लाइंट होते हैं 3% लोग, ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज डोमिनेंट। और डोमिनेंट का पता कैसे लगता है? ये फिंगरप्रिंट से पता लगता है, लेफ्ट हैंड के थंब इंप्रेशन में। जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, इसका थंब में फिंगरप्रिंट का जो टाइप होता है, उससे पता लगता है कि इंसान किस नेचर का है। ये नेचर की बात कर रहे हैं। डॉक्टर विलियम मोल्टन की देन थी ये, कि किसी भी इंसान का नेचर आप जान सकते हैं। जापान में रिश्ते करते हैं तो वहां पे गुण नहीं दिखाते पंडित जी को, वहां पे ये चीज चेक कराते हैं। जापान में इस इंसान की शादी नहीं होती, ठीक है। वो बिल्कुल क्लियर ऑनलाइन चढ़ा देते हैं कि इसका नेचर कंप्लाइंट है। इसका मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, पहले यहां बात करते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट नेचर के वो लोग होते हैं जो जिद्दी होते हैं, जो गुस्सेल होते हैं। गुस्सेल का मतलब ये है, हाँ, अगर आपके घर में बच्चा ऐसा है, या आप ऐसे हैं, या आपके क्लासरूम में बच्चा ऐसा है, या आप हस्बैंड वाइफ की क्यों ना बात हो, तो इसमें समझने की जरूरत है आपको थोड़ा सा कि ये इससे कैसे निपटा जाए इन चीजों से। अगर डोमिनेंट नेचर का इंसान है तो वो जिद्दी होता है, साफ साफ बात है। और उसकी पहचान कैसे होगी? उसकी पहचान अंगूठे में अगर गोल चक्कर है ना, मैं आपको फिंगरप्रिंट दिखाऊंगा अभी, इसके बाद फिंगरप्रिंट की स्टडी कराता हूँ आपको। अगर गोल चक्कर है अंगूठे में लेफ्ट हैंड में, तो वो इंसान 100% डोमिनेंट है। वो इंसान पहले आपको बोलने नहीं देगा, वो उसकी सुननी पड़ेगी आपको। और लड़ाई वहां होती है जब दोनों डोमिनेंट होते हैं।
ठीक है, सुनते नहीं है, तू रहने दे, तू मेरी सुन, नहीं मैंने नहीं सुनना, तू मेरी सुन, मैं तेरी सुन, मतलब हमेशा ऐसा होता है। और आप सबके भी चेक करेंगे, स्कूल का चेक करते हैं। बाय द वे, हाँ इतनी मैं गारंटी देता हूँ, कंप्लाइंट नेचर का टीचर नहीं होता कभी भी, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। हो आप तीनों में से, वो आपको पता है सबका, ठीक है, लेकिन मैं जरूर बता देता हूँ कैसे कैसा है, ठीक है। वो दिखाते हैं, पहले समझो। गोल चक्कर वाले डोमिनेंट होते हैं, इनकी और फीचर्स बताता हूँ। जिद्दी, इनकी पहले बात सुननी पड़ती है, ठीक है। अगर आप इनकी बात नहीं सुनोगे तो आपकी बात इग्नोर करेंगे, आपकी बात कान से निकाल देंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। भाई जगह घर में बच्चा ऐसा, और आप उसको डांट रहे हो और डोमिनेंट बच्चा है, तो आप उससे ऐसे बात करो कि हाँ बेटा क्या बात है, तो खुल के बोले, एक बार उसको खाली हो जाने दो, ठीक है। और खाली होने के बाद में फिर आप अपनी बात करो। खाली होना जरूरी है डोमिनेंट पर्सन के लिए, वो पहले बोलेगा, अगर नहीं बोलने दोगे तो फिर आपको नुकसान करेगा वो, ठीक है। तो इसलिए बच्चों की परख होनी चाहिए हमें कि बच्चा डोमिनेंट है तो इसको हम इस टाइप से डील करें, और पूरी लाइफ आपकी बॉन्डिंग बनी रहेगी अगर आप इस तरीके से डील करते हो। तो हमारी बॉन्डिंग खराब क्यों होती है, वो इसी चीज का वेट करता होता है, जब हम बच्चे के साथ बॉन्डिंग खराब कर लेते हैं ना, जिस दिन उसकी शादी होगी ना, आपको चौबारे में बैठा देगा उसी दिन, देख लेना, ध्यान रखना इस बात की, ये सच्चाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट, इन्फ्लुएंट वो होते हैं, इन्फ्लुएंट बताता हूँ। ये लोग ना ऐसे होते हैं कि ये लोग ना कह देते हैं बट सुनना पसंद नहीं करते हैं लोग, मतलब कहने का भाव ये है, ये सुन भी लेते हैं कह भी देते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जिनको अगर थोड़ा सा आप कुछ भी कह दिया आपने, तो ये फील कर लेंगे, क्या पता एक हफ्ते तक तो रोटी भी ना खाए, 3 दिन तक तो बात भी ना करे किसी से। ये इन्फ्लुएंट होते हैं, प्रभावित होते हैं किसी की बातों से, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि हमेशा, मतलब कि ये रोना धोना भी ज्यादा करते हैं बच्चे, ठीक है। अपनी बात को शिकायत करते रहेंगे, उसने मेरे को क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा था। बट डोमिनेंट लोग, जो आपके सामने बात खत्म होगी ना, वही बात छोड़ के चले जाएंगे और अपने काम पे लग जाएंगे, ठीक है। बट ये क्या पता उसकी रील बना दे बहुत बड़ी, और घर में इतनी बड़ी लड़ाई करवा दे, समझ में नहीं आती कई बार। तो इनकी निशानी बता देता हूँ कैसी होती है। अंगूठा को चेक करोगे, अंगूठे चेक करने का तरीका है, पाउडर लगा लो, पाउडर लगा के और मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लो, जूम कर लो, कैमरे में क्लिक कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका कैसा। आपको है ना जो वी होता है ना, वी, वी को उल्टा कर दो, झोपड़ी नुमा, टेंटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको टेंटेड आर्च बोलते हैं, जो कि आपको झोपड़ी नुमा आकृति मिलेगी, तो वो बच्चा इन्फ्लुएंट है, वो इंसान इन्फ्लुएंट है। तीसरा, स्टडी पर्सनैलिटी उन लोगों की होती है जिनके दम पे धरती टिकी हुई है, जो शरीफ लोग होते हैं, ठीक है, जो शरीफ होते हैं और जो इस दुनिया में इनका और इनका कॉम्बिनेशन बनाए रखते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होते, ये आपको देखा कभी, अरे तू रहने दे भाई, तू मत कर, तू मत बोल, तू हो जा, समझ गए ना। ये वो लोग होते हैं स्टडी पर्सनैलिटी। इनकी निशानी बताता हूँ कैसे होती है। इनकी निशानी होती है कि आपको एक साइड में पानी का बहाव जाता हुआ दिखाई देगा, जैसे पानी जाता ना ऐसे यूं, और एक साइड में डेल्टा मिलेगा, जैसे 3 नदियों का संगम होता ना, तो 3 लाइनें एक जगह आपसे मिलेगी। आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसा होता है। कंप्लाइंट नेचर को और सुन लो, कौन होता है ये कंप्लाइंट नेचर का मतलब, जिसके अंगूठे में एस लिखा मिलेगा, जिसके अंगूठे में एस लिखा मिलेगा, तो वो इंसान कंप्लाइंट होता है। कंप्लाइंट के फीचर बताता हूँ। इसमें 3 अलग-अलग परसेंटेज होते हैं। 1% तो होते हैं झूठ बोलने वाले, 1% होते हैं झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी करेंगे, और 1% वो थे जिन्होंने प्रिंसिपल को मारा था, जो मर्डर भी कर सकते थे। और आज यही ट्रेनिंग मैं पुलिस डिपार्टमेंट को दे रहा हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट का मेरे पास लेटर है एसपी साहब का कि आप सभी पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग दो कि कंप्लाइंट पर्सनैलिटी के लोगों को पहचानो। अगर 10 लोगों को पकड़ के लेके आते तो उनके अंगूठे उसी टाइम चेक कर लो, जिनका एस लिखा हुआ ना, बेशक एफआईआर दर्ज कर दो। और 100% बता रहा हूं कि जिनका एस लिखा हुआ मिलेगा वो पक्का दोषी है, ठीक है। और एस वाले, ऐसे लोगों से अगर मान लो स्टूडेंट अपने घर में आ भी जाए, ऐसा कोई ऐसा हो, मैं गारंटी से कहता हूँ झूठ बोलना छुड़वा सकता हूँ, चोरी करना छुड़वा सकता हूँ, और गलत नेगेटिव जो थॉट्स होती हैं उससे हम फारिग कर सकते हैं बच्चे को, ठीक है। इसका एक कोर्स का नाम है ईएसपी, एक्स्ट्रा सेंसी परसेप्शन देना पड़ता है बच्चे को, जो कि जापान के अंदर एक बहुत गजब डिजाइन किया हुआ कोर्स है 3 दिन का। उसमें हम बच्चे को बिल्कुल उसे फ्री कर सकते हैं। और ये हमारा जो नेचर होता है, ये हमारे फिंगरप्रिंट पे डिपेंड होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फिंगरप्रिंट कैसे होते हैं।
हम सोच भी नहीं सकते जापान कितना एडवांस है। देखो फिंगरप्रिंट के दम पे चीजें निकाल के ले आए और इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है। देखो इसको हम लावा से डिनोट करते हैं, ये लूप होते हैं, ये आर्च होते हैं, ये वर्ल होता है, ये एक्सीडेंटल होता है। एक्सीडेंटल होता है जो मंदबुद्धि के लोग होते हैं। यहाँ पे इस दुनिया में 100 में से एक बच्चा मंदबुद्धि पैदा होता है, ठीक है, पूरी दुनिया में। देन जैसे मैंने बोला आपको स्टडी पर्सनैलिटी इस तरह से मिलेगी। स्टडी पर्सनैलिटी का फिंगरप्रिंट है ये, जो शरीफ लोग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डेल्टा देखो, मैंने आपको बोला 3 लाइनें एक जगह मिल रही है आगे, डेल्टा और पानी का बहाव इस साइड में है। या हो सकता है पानी का बहाव इस साइड में भी हो सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक तो अल्नर, ये अल्नर होता है, अल्नर लूप, एक होता है रेडियल लूप, ये वाला रेडियल लूप होता है, ठीक है। और जो इन्फ्लुएंट होता है, मैंने बोला जो लड़ाई झगड़ों में बीच में आते हैं रहते हैं, वो इस तरह के इन्फ्लुएंशियल होता है। मैंने बोला आपको ये झोपड़ी नुमा, ये हो गया या फिर ये हो गया, इस टाइप का फिंगरप्रिंट वो होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल की। ऐसे मिलेगा आपको गोल चक्कर, ये डोमिनेंट होते हैं, जिद्दी होते हैं, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें कैटेगरी अलग अलग है। एक तो ये गोल चक्कर है, एक स्पाइरल मिलेगा कि एक तो सर्कल के ऊपर सर्कल है, एक पॉइंट स्टार्ट हो गया है बट वो मिलेगा कहीं नहीं, ऐसे चलता रहेगा स्पाइरल। एक होता है इलोंगेटेड, जो कि लंबा सर्कल होता है, ऐसे इलोंगेटेड लॉन्ग सर्कल, ठीक है। और ऐसे लोग बहुत सारे लोग होते हैं इलोंगेटेड। देखो इसकी मैं बताता हूँ, जो आपको आईपीएस और आईएएस अफसर मिलेंगे ना, आपको डोमिनेंट और इस पर्सनालिटी के सबसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। ये जिद करके रहते हैं, अगर इन्हें ठान लिया ना रात को सोना नहीं है तो नहीं सोएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर ऐसे लोगों का फिंगरप्रिंट किसी का ऐसा हो, तो ऐसे लोगों की मैं कहानी बताता हूँ क्या। ये इलोंगेटेड, लॉन्ग का मतलब इनके डिसीजन बड़े लंबे होते हैं। जैसे आज आपके सामने अपॉर्चुनिटी है ना, तो मैंने कह दिया कि यार मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं आपको जॉब लगवा सकता हूँ, और मेरी तकड़ी सेटिंग है, फिर भी आप 10 दिन तो सोचने में लगा दोगे, इतने तो वो पोस्ट भर जाएगी। हाँ, हमेशा ऐसा होता है। हम ना लंबे डिसीजन रखते हैं अपने कि नहीं मैं पूछूंगा एक बार, 3 दिन में तो होश आता है उसको पूछने के लिए। ऐसा आपके साथ होता होगा कि हम कई बार अपॉर्चुनिटी हाथ से निकाल देते हैं। तो अपॉर्चुनिटी निकालने वाले लोग जिनके कहते हैं ना मेरे को वो नौकरी मिल रही थी, मेरे को वो मिल रही थी, आपकी गलती नहीं है, आपका नेचर ही ऐसा था, ठीक है। तो इनोवेटिव नेचर में हमेशा अपॉर्चुनिटी हाथ से जाती है, खूब जाती है, ठीक है। इंसान कहता है ना, कहते रहता 20 साल हो गए मेरे को, मैं तो वो बन जाता, मैं वो बन जाता, वो उनमें से होते हैं।